अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4th ईयर हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन, और उसमें हमने पहले दो मेथड्स डिस्कस किए कि इक्वेशन सेपरेबल हो तो उसको सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं, अगर सेपरेबल नहीं है तो फिर सेपरेबल बनाने के लिए होमोजीनियस चेक करते हैं, अगर होमोजीनियस भी ना हो तो पहले होमोजीनियस बनाते हैं, फिर सेपरेबल, और फिर उसको सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। आज हम उससे आगे मूव कर रहे हैं कि अगर इक्वेशन इस टाइप की है कि ये तीनों कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, हम ना उसको सेपरेबल बना रहे हैं ना ही उसको होमोजीनियस बना पा रहे हैं, तो फिर हम ये चेक करेंगे क्या है इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं। यहाँ पे आपने इसकी डेफिनेशन भी याद करनी है। इक्वेशन एग्जैक्ट कब होती है कि ये जो डी एक्स के साथ है ये एम कहलाता है, और ये जो डी वाई के साथ है ये एन कहलाता है। आपने एम का विद रिस्पेक्ट टू वाई और एन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है। अगर दोनों पार्शियल डेरिवेटिव आपस में बराबर हो जाएं तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। और तरीक़ेकार इसका ये है कि ये जो एम होता है आपने इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है एक्स के लिहाज से, और ये जो n है इसकी उन टर्म्स की इंटीग्रेशन करनी है जिनमें x इन्वॉल्व ना हो रहा हो, x के अलावा वाली टर्म्स की। दोनों को आपने सामने लेके कांस्टेंट के बराबर पुट कर देना है और ये आपका सोल्यूशन होगा। जस्ट वेरी सिंपल इसका मेथड है, और इसी से आगे हम मूव करेंगे। तो उसमें आपने ये देखिए ये एग्जांपल की हुई है, आपके पास ये m और n दिया हुआ है, आपने इनके पार्शियल डेरिवेटिव लिए और दोनों बराबर हो गए, तो आपने m की इंटीग्रेशन कर ली और y की उन टर्म्स की इंटीग्रेशन करनी है जिनमें x इन्वॉल्व ना हो रहा हो। तो सिर्फ y की इंटीग्रेशन होगी, x क्यूब की इंटीग्रेशन नहीं होगी, और फिर दोनों का साम लेके c के बराबर पुट कर दिया। नेक्स्ट है आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में हमारे पास ये होता है कि कोई ना कोई वैल्यू इस तरह से दी होती है, आंसर लेने के बाद आपने x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 पुट कर देनी है, तो कांस्टेंट की कीमत निकलेगी, उस कांस्टेंट को आपने इक्वेशन में पुट कर देना है, जैसा कि ये इस क्वेश्चन में दिखाया गया है। आपने पहले इसका सोल्यूशन ले लिया है ये, उसके बाद आपने x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 पुट आउट कर दी, तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर आपके पास इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो फिर इसको एग्जैक्ट बनाएंगे। एग्जैक्ट बनाने के लिए उसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी इक्वेशन को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। अब किस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए ये डिपेंड करता है। हमारे पास 4 तरह के फार्मूले हैं कि हम किन किन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और डिपेंड करता है इक्वेशन पे, इक्वेशन किस टाइप की है। जिस टाइप की इक्वेशन होगी उसी टाइप का उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अगर इक्वेशन इस टाइप की है कि अगर आप m y माइनस एन एक्स करें और उसको n से डिवाइड कर दें और आंसर x का कोई फंक्शन आए, यहाँ पे p x का फंक्शन है, ये बहुत अहम बात है। y वाली कोई रकम भी ना बचे बल्कि सिर्फ x वाली रकम बचे, और तो फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये यूज़ करते हैं कि ये p की वैल्यू फाइंड आउट कर देते हैं, फिर p की इंटीग्रेशन करके एक्सपोनेंट ले लेते हैं, e इंटेग्रल p dx। इस ई इंटेग्रल पी डी एक्स से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो फिर इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है, और बाकी प्रोसीजर वही जो अभी हमने डिस्कस किया। अगर ये फार्मूला हमारे पास सूटेबल नहीं है, आंसर एक्स का फंक्शन नहीं आता या इनको डिवाइड करना आसान नहीं है, तो फिर हम ये चीज़ चेक करते हैं। पहले हमने एम वाई माइनस एन एक्स किया था, अब हम एन एक्स माइनस एम वाई करेंगे। पहले एन से डिवाइड किया था, अब एम से डिवाइड करेंगे, और जो आंसर आएगा वो वाई का फंक्शन हो, तो फिर आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर वही ई इंटेग्रल क्यू डी वाई हो जाएगा, और इसे पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर ये दोनों ही कंडीशन सूटेबल नहीं है तो हम ये चेक करते हैं कि आया इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। अगर इक्वेशन होमोजीनियस हो तो m को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं और y को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और चेक करके देखते हैं कि ये नॉन जीरो वैल्यू आती है या नहीं। अगर तो वैल्यूज़ ऐसी आई जो आपस में कैंसिल हो गई और आंसर इक्वल टू ज़ीरो आ गया, तो फिर हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अगर आंसर नॉन जीरो आया तो आपने 1/xm प्लस वाई एन को एज अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया और इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, वो पहले वाली इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन एग्जैक्ट बन गई। अगर ये केस भी नहीं है और इक्वेशन इस टाइप की है कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई लिखा हुआ है, लेकिन m वाली रकम से आप y कॉमन ले सकते हैं और n वाली रकम से आप x कॉमन ले सकते हैं, तो उस वक्त आपने एक्स एम माइनस वाई एन को चेक करके देखना है। अगर ये नॉन जीरो हो तो 1/xm माइनस वाई एन को एज अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ जो इस इक्वेशन में यूज़ हो रही है वो ये फार्मूले हैं, कि ये फार्मूले आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए कि अगर आप इनके डिफरेंशियल लेती हैं तो ये आंसर आता है। तो बाज़ औक़ात इक्वेशन इस टाइप की होती है कि ये आंसर लिखा हुआ होता है, तो फिर आप इसकी जगह पे डायरेक्ट ये लिख देते हैं कि ये टेंजेंट इन्वर्स का डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशियल कैंसिल होता है और टेंजेंट इन्वर्स एक्स ओवर वाई डायरेक्ट आंसर आ जाता है, कोई भी तरीका और लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आपने याद कर लेने हैं। एग्जाम्पल 1 है जी, आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई है और दिखा दिया कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अब इक्वेशन एग्जैक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको
तो एक तरीका तो ये करके देखेंगे, जो भी मैंने फार्मूले डिस्कस किए, कि आया इसमें कोई फार्मूला बन सकता है या नहीं। अगर फार्मूला बन सकता है तो फार्मूले को प्रेफर करेंगे। ये देखें, आपने एक्स वाई और डी वाई और डी एक्स वाली रकमें अलग कर ली और इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया। ये चेंज होकर डी वाई ओवर डी एक्स लिखा जा सकता है। जब ये डी वाई ओवर डी एक्स लिखा गया तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला यूज़ कर लिया। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव से ये कैंसिल हो जाएगा और सिंपल आपके पास फ़ौरन ही उसका सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीजर हमारे पास ये है कि ये एक ऐसी इक्वेशन है एग्जांपल में कि ये हमारे पास फार्मूला नहीं बन सकता और इक्वेशन भी एग्जैक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको अब ये फार्मूला लगा के देखा। सबसे पहले वाला लगा के देखा तो आंसर 1/x आया, बाकी ये एक्स का फंक्शन है, तो इसका मतलब है ई इंटेग्रल पी ऑफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ करेंगे। 1/x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आएगी, नेचुरल लॉग ई के साथ कैंसिल हो जाएगा और जस्ट एक्स बचेगा जो एज अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इक्वेशन के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके बाद आप चेक करेंगे दोबारा एम वाई और एन एक्स लेकर, तो अब इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। अब जब इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई है तो वही इंटेग्रल एम डी एक्स करेंगे और फिर वही एन की इंटीग्रेशन करेंगे उन टर्म्स की जिनमें एक्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा और फिर दोनों के सामने के सी के बराबर पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें यही टाइप है कि आपके पास, लेकिन यहाँ पर ऐसा फंक्शन है कि अगर आप m इक्वल टू 1 है, 1 से डिवाइड करते हैं तो ज़्यादा सूटेबल है। अगर आप n से डिवाइड करती हैं तो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म बन जाती है और वो x का फंक्शन भी नहीं आता। तो इसका मतलब है इस पर पहला फार्मूला अप्लाई नहीं होगा बल्कि हम सेकेंड फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे। जब आपने सेकेंड फार्मूला यूज़ किया तो आपके पास ये इंटेग्रल आ गया और फिर आपने इसकी इंटीग्रेशन कर ली और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट है आपके पास ये m और n आई, ये एग्जैक्ट नहीं है, तो अभी आपने क्या किया, इसको होमोजीनियस चेक कर लेते हैं क्या है या नहीं। तो होमोजीनियस के लिए क्या है, हर टर्म की डिग्री सेम हो तो इक्वेशन होमोजीनियस होती है। ये इसकी डिग्री भी 3 है, डिग्री भी 3 है, इन दोनों टर्म्स की डिग्री भी 3 है। इक्वेशन की तमाम टर्म्स की डिग्री सेम हो तो इक्वेशन होमोजीनियस हो जाती है। अगर इक्वेशन होमोजीनियस हो तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स एम प्लस वाई एन को चेक करते हैं। अगर ये नॉन जीरो हो तो, अगर ये जीरो हो जाए तो फिर ये भी फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये यहाँ पे नॉन जीरो हुआ तो आपने 1/x m प्लस वाई एन को एज अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ किया और इसके साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन अब इजी फॉर्म में आ गई और आपने जस्ट अब बाकी वही प्रोसीजर करना है। इक्वेशन एग्जैक्ट होगी तो एग्जैक्ट वाला प्रोसीजर लगा के सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास फिर वही चीज़ आ गई है कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट भी नहीं है और हमारे पास अब यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि ये इक्वेशन में y कॉमन आ रहा है, इस इक्वेशन में से x कॉमन आ रहा है, तो जब इक्वेशन इस शक्ल की लिखी हुई होगी तो आपने x m माइनस वाई एन कैलकुलेट करना है और उसकी इन्वर्स को एज अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज़ करके मल्टीप्लाई कर देना है। ये मल्टीप्लाई होकर के बाकी काम वैसा हो जाएगा और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। दोनों एक्सरसाइजेज आज का आपका होमवर्क है, इसको कंप्लीट करें।